हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगर आप भी बनना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर नर्सिंग ऑफिसर तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का अपना टॉपिक है पल्मोनरी रीगर्जिटेशन। पल्मोनरी रीगर्जिटेशन क्या होता है? प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पल्मोनरी रीगर्जिटेशन। प्रीवियसली अपन ने डिस्कस किया था कि पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि पल्मोनरी रीगर्जिटेशन क्या होता है। तो पल्मोनरी रीगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी पल्मोनरी वाल्व है हार्ट के अंदर, जो भी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो ब्लड जाता है लंग्स के अंदर, वहां पे क्या होता है? पल्मोनरी वाल्व होता है। वहां पे जो पल्मोनरी वाल्व है उसके अंदर क्या होता है कि बैकफ्लो हो जाता है ब्लड का। जो ब्लड नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाना चाहिए, जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां से लंग्स में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वहां से जो वाल्व है उसके अंदर चला तो जाता है लेकिन ब्लड गया, लेकिन वहां पे क्या है कि जो जब ब्लड गया उसके बाद जो वाल्व है वो टाइटली क्लोज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड गया है वो वापस बैक फ्लो हो जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर आ जाता है। जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड गया है वो टाइटली क्लोज नहीं होने की वजह से वाल्व के वापस किसके अंदर आ जाता है? राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। तो यह है बैक फ्लो ऑफ पल्मोनरी रीगर्जिटेशन बोलते हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो जाता है इसके अंदर। तो अब अगर ये हो गया तो ये किस वजह से होता है पल्मोनरी रीगर्जिटेशन, यानी कि इसके कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो इसका जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है वो तो मोस्टली इडियोपैथिक होता है, यानी कि अननोन है, लेकिन फिर भी इसके कुछ रीजन है जिनकी वजह से पल्मोनरी रीगर्जिटेशन हो सकता है। इसके अंदर सबसे पहला जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है वो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन किसी को हो रखा है तो उसके अंदर चांसेस होते हैं किसके? पल्मोनरी रीगर्जिटेशन, उसके अंदर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं या चांसेस होते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से। फिर आता है नेक्स्ट कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। अगर किसी पेशेंट को यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर बाय बर्थ अगर कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से भी पल्मोनरी रीगर्जिटेशन हो सकता है। अब कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होती कौन कौन सी है? तो उसमें आता है ASD, VSD, TOF और काफी सारी ऐसी डिजीज आती है जो कि कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी के अंदर आती है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट एंडोकार्डाइटिस। अगर किसी पेशेंट को प्रीवियसली एंडोकार्डाइटिस हो रखा है तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि इसके पल्मोनरी रीगर्जिटेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट रोमेटिक हार्ट डिजीज। अगर रोमेटिक हार्ट डिजीज हो रखी है पेशेंट को प्रीवियसली, पहले अगर हार्ट की जो डिजीज होती है रोमेटिक हार्ट डिजीज वो अगर हो रखी है तो उसके अंदर चांसेस होते हैं किसके? पल्मोनरी रीगर्जिटेशन के। तो ये कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे जिनको अपने को पता होना चाहिए कि किस वजह से पल्मोनरी रीगर्जिटेशन होता है। फिर आता है नेक्स्ट इसके साइन सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स। ऐसे कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स है जो अपने को पेशेंट के अंदर पल्मोनरी रीगर्जिटेशन वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन साइंस जो सिम्टम्स है वो अपन डील करेंगे। तो सबसे पहले जो पेशेंट को फील होगा वो होगा फटीग, पेशेंट को फील होगा। इसके साथ साथ पेशेंट चेस्ट पेन को भी क्या कंप्लेन करेगा कि उसे चेस्ट पेन हो रहा है। इसके अलावा पेशेंट को ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी होगी, जो ब्रीथ है वो शॉर्ट हो जाएगी, ब्रीथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाएगी। पेशेंट को डिस्कम्फर्ट भी होगा, पेशेंट को ऐसे अजीब सा फील होगा और पेशेंट कंफर्ट फील नहीं करेगा। इसके अलावा पेशेंट को साइनोसिस होगा। साइनोसिस क्यों होगा? क्योंकि आगे ब्लड का सप्लाई नहीं हो पा रहा है बॉडी के अंदर, इस वजह से पेशेंट को साइनोसिस देखने को मिलेगा। फिर आता है इसके जो कोजेज है, इसके बाद इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। कोजेज और जो अपन ने कोजेज देख लिया, कोजेज के बाद आता है इसके साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स अपन ने भी देखे ही है। फिर आता है इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के। ऐसे कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है जिनसे अपने को पता लगता है कि पल्मोनरी रीगर्जिटेशन हो रखा है? तो सबसे पहले जैसे कि अपन हार्ट डिजीज के अंदर डील करते हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री को कलेक्ट करना है। हिस्ट्री को कलेक्ट क्यों करते हैं? ताकि पेशेंट की जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो अपने को पता लग सके। फिर आता है इसका फिजिकल एग्जामिनेशन। एक बार मैं सभी को मेंशन कर देता हूं कि कौन कौन से होते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो कि मोस्टली यूज में लेते हैं।
चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन या MRI। जो इसके मोस्टली डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस है वो ये है। सबसे पहला है हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि पेशेंट को कोई कंजेनेटल डिफेक्ट, एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, या प्रीवियसली कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है, या जैसे कोई वो फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है पेशेंट को, या जैसे जेनेटिक्स तो नहीं है। वो सारी अपन हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे कि जो पेशेंट को हार्ट रेट है वो मॉनिटर करेंगे, वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे, और तो इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, मर्मर साउंड, एब्नॉर्मल मर्मर साउंड अपने को फील होगी इसके अंदर। फिर आता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी के अंदर हार्ट की जो साइज और शेप है वो अपने को पता लग जाएगी, और वहाँ पे जो ब्लड का वो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो भी अपने को देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो वाल्व है उसकी जो लीफलेट है वो खराब हो गई है, वो भी अपने को इकोकार्डियोग्राफी में पता लग जाएगा। इसके अलावा ECG करेंगे। ECG चेंजेस में भी अपने को पल्मोनरी रिगर्जिटेशन का पता लग जाएगा ECG चेंजेस में। फिर आता है चेस्ट एक्सरे या CT स्कैन, MRI। चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, MRI के अंदर अपने को पता लग जाएगी पेशेंट के जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, या जो भी वाल के अंदर डिफॉर्मिटी हुई है, या कोई भी चेंजेस हुए हैं, जो भी कैल्शियम का डिपोजिशन हुआ है वाल के ऊपर, या कम्प्लीटली टाइटली क्लोज नहीं हो पा रहा है वाल, पल्मोनरी वाल, वो अपने को इसके अंदर चेस्ट एक्सरे के अंदर अगर विजुअलाइज नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं, फिर CT स्कैन या MRI करते हैं। तो ये थे इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस के बाद आता है इसका मैनेजमेंट, कि इसका मैनेजमेंट क्या होता है। इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो करते हैं अपन। सबसे पहले पेशेंट को क्या देंगे, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्यों देंगे पेशेंट को? डायूरेटिक जो ड्रग आती है जैसे फ्यूजेमाइड हो गया, लासिक्स हो गया, वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो डायूरेटिक्स क्यों देते हैं? डायूरेटिक्स इसलिए देते हैं क्या, ताकि यूरिन का आउटपुट बढ़ सके, जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर वो ना हो। इसके अलावा एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट देंगे पेशेंट को। एंटीकोगुलेंट ताकि जो ब्लड कोगुलेट हो रखा है हार्ट के अंदर वो कोगुलेट हो सके, इसलिए एंटीकोगुलेंट ड्रग्स भी पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर्स क्यों देते हैं? ACE इनहिबिटर्स इसलिए देते हैं क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, वापस एक्यूमुलेशन हो रहा है, रिगर्जिटेशन होने की वजह से पल्मोनरी वाल के अंदर जा तो रहा है ब्लड, लेकिन वो वापस आ रहा है। इस वजह से ACE इनहिबिटर्स देंगे, जिससे कि जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है ब्लड जो चेम्बर है हार्ट के अंदर उसके अंदर, तो वहां पे कम हो सके उसका प्रेशर। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इसलिए देंगे क्योंकि इन्फेक्शन अगर हो रखा है तो, या फिर अगर इन्फेक्शन के प्रोफाइलेक्टिक जो एंटीबायोटिक देंगे ताकि फर्दर इन्फेक्शन ना हो। तो ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद आता है इसका, अगर मेडिकल मैनेजमेंट से अगर पेशेंट ठीक नहीं हुआ है तो फिर क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले अगर पेशेंट का अगर वाल्व है वो अगर ठीक होने लायक है, वो अपने को इकोकार्डियोग्राफी से पता लग जाएगा। तो अगर जो वाल्व है वो अगर ठीक हो सकता है तो उसको रिपेयर किया जा सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं, VALVU वेल्वुलोप्लास्टी, यानी रिपेयरमेंट ऑफ द वाल्व, या फिर वाल्व रिप्लेसमेंट। वाल्व रिप्लेसमेंट। वेल्वुलोप्लास्टी तब करते हैं जब पेशेंट का वाल्व ठीक हो सकता है, यानी उसके चांसेस है कि वो ठीक हो सकता है, यानी थोड़ा बहुत रिपेयर खराब हुआ है तो उसको रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन अगर कंप्लीटली वाल्व खराब हो गया है तो फिर क्या करते हैं, वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं, कि कंप्लीटली वाल्व को रिप्लेस कर देते हैं और वहां पे दूसरा वाल्व लगा देते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू। तो ये आज अपन ने पढ़ा पल्मोनरी रिगर्जिटेशन क्या होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता सकूं। और अगर आप अभी तक चैनल के लिए नए हैं, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल के लिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और एक बात का ध्यान रखिए कि वीडियो को शेयर करना ना भूले। जो भी अपने नर्सिंग वाले फ्रेंड्स है, जो भी क्लासमेट है दूसरी कॉलेजेस के अपने क्लासमेट, उनके साथ इसे शेयर करें ताकि हर कोई इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच।